आज से हजारों साल पहले जब इंसान ने रात के आसमान को देखा होगा तो एक ही सवाल दिमाग में आया होगा, ये सब शुरू कैसे हुआ? ये अनंत आकाश, ये टिमटिमाते तारे, ये गैलेक्सीज, ये सब आए कहां से? और सबसे बड़ा सवाल, हम कहां से आए? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। साइंस, फिलॉसफी और रिलीजन ने हमेशा से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। तो चलिए एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पॉपुलर और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो है द बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक 13.8 बिलियन साल पहले एक एंटिटी थी और इस एंटिटी को हम बुलाते हैं द सिंगुलैरिटी। ये एंटिटी जो थी वो बहुत ही छोटी और बहुत ही डेंस थी एंड अचानक से बिना किसी वार्निंग के एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ एंड इससे टाइम, स्पेस और मैटर का जन्म हुआ। ये एक नॉर्मल धमाका नहीं था, ये टाइम और स्पेस का एक्सपेंशन था। मतलब कोई चीज किसी और चीज के अंदर एक्सप्लोड नहीं हुई, स्पेस खुद ही बढ़ने लगा। पहले सिर्फ एनर्जी थी पर धीरे धीरे उस एनर्जी से पार्टिकल्स बनने लगे, फिर एटम्स और धीरे धीरे गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स। एंड ये जितना भी यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ है ये सब बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन का नतीजा है। अब बिग बैंग थ्योरी को अगर हम एक एनालॉजी से समझे तो ये एक इन्फ्लेटिंग बलून जैसा है। जैसे शुरू में एक बलून में हवा नहीं होती है, उसी तरीके से यूनिवर्स भी एक डॉट था और फिर जैसे एक बलून में हवा भरती है वैसे ही यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुआ। एंड इसी एक्सपेंशन की वजह से जैसे एक बलून शेप लेता है वैसे ही इस यूनिवर्स ने शेप लिया। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर एक बलून इन्फ्लेट होता है तो वो एक टाइम के बाद इतना बड़ा हो जाता है कि वो फट जाता है, तो क्या यूनिवर्स भी इसी तरीके से शेप लेने के बाद फट जाएगा? अब इस चीज का आंसर हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं इस सवाल पे कि बिग बैंग से पहले क्या था। अब साइंस के मुताबिक बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, ना स्पेस, ना टाइम, ना मैटर। लेकिन इस कुछ नहीं का क्या मतलब है? अब ये सवाल जो है वो फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक डिबेट का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब कुछ थ्योरीज कहती हैं कि एक मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही बड़े सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। और इस मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि बहुत सारे यूनिवर्सेस एक साथ एग्जिस्ट करते हों एंड हम सिर्फ एक यूनिवर्स का हिस्सा हैं। अब ये जो टॉपिक है वो क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी से भी जुड़ा हुआ है एंड मल्टीवर्स थ्योरी इन इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो खुद एक वीडियो डिजर्व करता है। एक और थ्योरी है जो कि है साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी, जिसमें कहा जाता है कि यूनिवर्स बार बार एक्सपैंड और फिर कोलैप्स होता रहता है। जब एक यूनिवर्स कोलैप्स होता है तो एक नया यूनिवर्स जन्म लेता है एंड ये एक इन्फिनिट लूप जैसा है जिसमें एक यूनिवर्स जन्म लेता है, बढ़ता है और फिर से कोलैप्स कर जाता है। अभी तक ये सारी चीजें सिर्फ थ्योरीज हैं जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये दिखाता है कि यूनिवर्स की शुरुआत का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मिस्ट्री भरा टॉपिक है। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा गर्म और डेंस था एंड यहां पर सिर्फ एनर्जी थी, लेकिन जैसे जैसे ये यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुआ ये एनर्जी पार्टिकल्स में बदलने लगी। अब सबसे पहले बने क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स और फिर क्वार्क्स ने मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाए। अब यही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर एटम्स बनाने लगे, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम। और ये सब कुछ बिग बैंग होने के पहले ही 3 मिनट में हो गया था। और अगर हम इसे यूनिवर्स के टाइम स्केल पर देखें तो बिग बैंग होने के एक पल में ही यूनिवर्स का बेसिक स्ट्रक्चर बनने लगा था। फिर 3,80,000 सालों तक यूनिवर्स इतना गर्म था कि लाइट फ्रीली ट्रैवल ही नहीं कर सकती थी, और लाइट अगर ट्रैवल ना करे तो होता है पूरा अंधकार। अब इसी से मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा कि नासा तुमसे झूठ बोल रहा है कि स्पेस कैसा दिखता है। अगर तुम्हें आज भी लगता है कि स्पेस इतना सुंदर है तो तुम गलत हो, क्योंकि स्पेस में है अंधकार।
एंड वो कैसे है ये मैं तुम्हें बताता हूं। अब तुम सबने स्पेस की ऐसी फोटोज तो देखी ही होंगी, क्योंकि ऐसी कलरफुल इमेजेस नासा हर महीने नहीं तो हर हफ्ते निकालता है। लेकिन आई एम रियली सॉरी, क्योंकि स्पेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अब ऑब्वियसली स्पेस फोटोग्राफी पिछले 80 सालों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है एंड कहीं ज्यादा एडवांस हो चुका है। और जो सबसे पहली फोटो ली गई थी स्पेस में वो थी 1946 में ये वाली, और ये वहां से ली गई थी जहां पर आउटर स्पेस जस्ट स्टार्ट होता है। एंड उससे लेकर अब तक जहां पर हमें हर हफ्ते ऐसी कलरफुल इमेजेस स्पेस की मिलती रहती हैं, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसी सैटेलाइट्स जब ये फोटोज खींचती हैं स्पेस की, तो वो अलग अलग वेवलेंथ्स पे ये फोटोज लेती है, इंक्लूडिंग इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड इवन एक्सरे। और ये सब ह्यूमन आई को विजिबल नहीं होती हैं। और इसके बाद नासा जाती है इन वेवलेंथ्स को कलर असाइन करने, ताकि वो हाईलाइट कर सके कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स फॉर द व्यूअर्स, विच मीन्स जैसे एक सुपरनोवा की फोटो है तो उसमें सुपरनोवा होते हुए दिखना इज थ्रू नासाज असाइनिंग कलर। और ये प्रोसेस जिससे नासा कलर असाइन करता है, इसको कहते हैं फॉल्स कलरिंग। एंड इसकी वजह से ये अलाउ करता है नासा को कुछ ऐसी स्पेस डिटेल्स दिखाना जो शायद अगर तुम ऊपर होते तो वो नेकेड आई से नहीं दिखती। अब यूनिवर्स गर्म था और लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पा रही थी, तो जब यूनिवर्स का टेम्परेचर कम हुआ तब लाइट फ्री हुई, और इस प्रोसेस को कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये एक तरह का इनविजिबल फिंगरप्रिंट है जो बिग बैंग के एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रूफ है। अब CMBR को आज भी डिटेक्ट किया जा सकता है, और ये यूनिवर्स की हिस्ट्री को समझने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स सिर्फ गैस और डस्ट क्लाउड से भरा हुआ था, लेकिन ग्रेविटी ने इन्हें खींचना शुरू किया। धीरे धीरे गैस क्लाउड्स स्टार्स और गैलेक्सीज में बदलना शुरू हुए। पहले स्टार्स हाइड्रोजन और हीलियम को फ्यूज करके एनर्जी जनरेट करते थे। अब जब ये स्टार्स मरने लगे तो उन्होंने नए एलिमेंट्स क्रिएट किए, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन, और ये सारे एलिमेंट्स नए प्लैनेट्स और नए स्टार्स बनने लगे। यानी जो भी हम आज देख रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स, हमारे बॉडी के एटम्स, ये सब किसी ना किसी मर चुके स्टार के बचे कुचे एलिमेंट्स हैं। इसीलिए कहा जाता है वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि यूनिवर्स एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है, जिसमें नए ऑब्जेक्ट्स पुरानी चीजों से बनते हैं। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल पे, और ये सवाल है कि क्या इस यूनिवर्स का एंड होगा या नहीं। अब इसी चीज के लिए साइंस के पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। पहला है द बिग फ्रीज। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा, और जैसे ही ये इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि सारे एलिमेंट्स बहुत दूर हो जाएंगे, यूनिवर्स ठंडा पड़ जाएगा, और इसी वजह से यूनिवर्स एक कोल्ड और डार्क प्लेस बन जाएगा जहां पर कोई भी नई चीज फॉर्म नहीं हो पाएगी। सेकंड है द बिग क्रंच। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स एक दिन वापस से श्रिंक होने लग जाएगा, एंड इसी श्रिंक होने की वजह से वो वापस से एक सिंगुलैरिटी बन जाएगा। अब ये एक तरह से रिवर्स बिग बैंग हो जाएगा, जिसमें यूनिवर्स वापस कोलैप्स करेगा। थर्ड, फाइनल और सबसे बड़ा बिग रिप। इसमें बात की जाती है डार्क मैटर की। अब तुम्हें यह तो पता होगा कि यूनिवर्स में एक डार्क मैटर करके चीज एग्जिस्ट करती है, और अगर ये डार्क मैटर ज्यादा पावरफुल निकला तो एक दिन यूनिवर्स इतना तेजी से एक्सपैंड करेगा कि हर चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि गैलेक्सीज, प्लैनेट, सब कुछ एक दूसरे से इतने दूर हो जाएंगे कि इवन एटम्स भी टूट जाएंगे। अब ये तीनों टॉपिक्स अपने में ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, और इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए 3 अलग वीडियोस बनानी पड़ेंगी। और अगर तुम्हें वो भी देखनी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि मैं तुम्हें वो भी एक्सप्लेन कर सकूं। अब इन तीनों में से कौन सा सिनेरियो सच होगा ये तो साइंस को भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इस यूनिवर्स का एंड कैसे हो सकता है? अगर इस चीज का जवाब मिलता है या कुछ नई थ्योरी ही आ जाती है तो प्लीज मुझे बताना। फ्यूचर में और रिसर्च करने से शायद हमें इसका जवाब मिल जाए। तो ये थी यूनिवर्स के शुरुआत की कहानी, जो साइंस के हिसाब से अभी तक की बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन क्या ये फाइनल जवाब है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साइंस रोज नई डिस्कवरीज करती है,
एंड हो सकता है फ्यूचर में हमें इससे भी अच्छे जवाब मिले। लेकिन एक बात क्लियर है, हम एक शानदार, अजीब और अद्भुत यूनिवर्स का हिस्सा हैं, जो सिर्फ एक छोटी सी सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर तुम्हें ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।